हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीजीएमएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है मैजिक ऑफ ग्रेविटी। अब आप बोलोगे सर ने ऐसा क्यों लिखा है? क्या लिखा है मैंने? मैजिक ऑफ ग्रेविटी। क्या लिखा है? मैजिक ऑफ ग्रेविटी। अब सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आप पढ़ो। क्या है? द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। मून क्या करता है? अर्थ को ऑर्बिट करता है ना, अर्थ के अराउंड घूमता है। देन जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंसानों ने छोड़े हैं वो भी क्या करते हैं? घूमते हैं अर्थ के अराउंड, राइट। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ बट अनलाइक द फॉलिंग एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। व्हाई? है ना। अब क्या कर रहे हैं? चाहे सैटेलाइट कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन जब तक वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो वो ग्रेविटी उस सैटेलाइट को, उस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन आपसे एक सीधा सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिर रहा था, वैसे यहां पर ये जो सैटेलाइट्स और ये जो मून घूम रहा है, 2400 घंटे चक्कर लगा रहा है अर्थ के, तो ये नीचे क्यों नहीं गिरता? राइट। ये सवाल, अगर आप क्यूरियस स्टूडेंट हो तो ये सवाल आपके माइंड में डेफिनेटली आना चाहिए और इसका जवाब भी आपने खोजना चाहिए। वैसे इसका जवाब तो मैं आज की सेशन में दे दूंगा आपको। ओके, सवाल क्लियर है? आगे देखिए इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज दिस हैपन? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट्स अलोंग देयर ऑर्बिट्स। If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. देखो ये जो सैटेलाइट्स एंड मून है ये कंटिन्यूअसली अर्थ का चक्कर काट रहे हैं, राइट। उनको एक सर्टेन वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी की वजह से ही वो गोल 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 घूम रहे हैं। एंड वो गोल घूम रहे हैं, इस वजह से ही वो धरती के ऊपर आकर गिरते नहीं है, राइट। क्या बोला गया? मैं फिर से पढ़ देता हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर, दे वुड हैवन फॉलन ऑन द अर्थ। अगर वहां पे वो वेलोसिटी नहीं है तो वो अर्थ के ऊपर वहां पर फॉल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? यस और नो? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब ये मैजिक ऑफ ग्रेविटी आपको पता चल गया, और इसी मैजिक ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हमने चंद्रयान 3 को मून की तरफ पहुंचाया है, वो भी कम से कम फ्यूल की लागत में। मतलब जो नासा के जो स्पेस मिशंस गए थे, अपोलो मिशंस, तो जितना हमें पावर, जितना फ्यूल हमें लगा है चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, उससे भी, उसको अगर हम तीनों को जोड़ दे तो उससे भी 10 या 15 गुना ज्यादा फ्यूल नासा और जो रशिया का गया था स्पेसक्राफ्ट, उसको लगा है, राइट। अब हमने भी क्या किया? अर्थ के ग्रेविटी का इस्तेमाल किया उस चंद्रयान 3 को कम से कम फ्यूल में चांद तक पहुंचाने के लिए। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का हमने इस्तेमाल किया चंद्रयान 3 को उस चांद तक पहुंचाने के लिए और सेफ लैंडिंग करवाने के लिए। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है? मैजिक ऑफ ग्रेविटी आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर दीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए। अब हम क्या देखने वाले हैं? अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या देखने वाले हम? अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। यस, क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट पॉइंट, The earth exerts gravitational force on an object near it. उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर अर्थ क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट। ये आपको सभी को पता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है? अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। उसके किसी भी बॉडी के ऊपर जब कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स जब अप्लाई होता है, एक्ट होता है, तो वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन में आ जाती है। किस में आ जाती है?
एक्सेलरेशन में अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बात क्लियर है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। अब हमने क्या देखा? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो बॉडी किस में आ जाती है? किस में आ जाती है? एक्सेलरेशन में आ जाती है। किस में आ जाती है? एक्सेलरेशन में, राइट? अब सेकेंड पॉइंट क्या है? Thus, the gravitational force due to the earth on the body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by g. देखो, अब ग्रेविटी भी क्या है? एक तरीके का फोर्स है। ग्रेविटी भी क्या है? एक तरीके का फोर्स है। और जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है यहां पर? दैट बॉडी कम्स इन द एक्सेलरेशन। वो बॉडी किस में आ रही है? एक्सेलरेशन में आ रही है, बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? यहां तक बात क्लियर है? यस। अब जो एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। अंडरस्टूड? दो बातें क्लियर हो गई। सबसे पहला तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में आ जाता है। दूसरी बात, अब ग्रेविटी भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है। और ग्रेविटी भी हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और उस वजह से वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है? एक्सेलरेशन में आता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। ये बात क्लियर है? आगे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। एज वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझते हो क्या आप? एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है, इसको क्या है? डायरेक्शन। एक्सेलरेशन को क्या है बेटा? डायरेक्शन, राइट? अब एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किधर रहती है? जो कि कल के सेशन में मैंने आपको बताया, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन किधर रहती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, right? Gravitational force की direction towards the center of the earth, and the direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth. इसलिए acceleration due to gravity जो है उसका भी डायरेक्शन किधर रहता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये किस हिसाब से? आपके पास फोर्स का एक फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए? एक्सेलरेशन की। अब इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड उसी हिसाब से फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर हो जाती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मुझे उम्मीद है तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, और अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया आ चुका होगा, राइट? और जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड? आगे, ओके। अब यहां पर एक डेरिवेशन दिया है। किसका डेरिवेशन दिया है? हमें अब क्या करनी है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वैल्यू। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है ना, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं और समझे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है अपने पास, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वेयर, राइट। अब इस केस में कैपिटल M जो है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। देन यहां पे स्मॉल m जो है यहां पर नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स का वो क्या है, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम इस केस में क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से डिनोट करते हैं, राइट। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, F इक्वल्स टू m इंटू जी, F इक्वल्स टू m इंटू जी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गए, राइट। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के तरफ क्या है, F है, फोर्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की क्या है, सेम है, और उसी रीजन की वजह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, mg इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वेयर, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, G फाइंड आउट करना है, तो G का फॉर्मूला हम इससे डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो G इक्वल्स टू G M कैपिटल M अपॉन R स्क्वेयर। अब ये कैसे हुआ, ये जो M लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में था, राइट साइड में जाने के बाद वो डिवीजन में चला गया, और ये स्मॉल m और ये स्मॉल m दोनों क्या हो गए, कैंसिल, और हमारे पास G का फॉर्मूला मिल गया, क्या है, कैपिटल G इंटू M अपॉन R स्क्वेयर, कैपिटल G इंटू M अपॉन R स्क्वेयर। देखिए यहां पर वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पर वही फॉर्मूला क्या है, लिखा हुआ है ना, सेम फॉर्मूला इज रिटन ओवर हियर। अंडरस्टूड, यस और नो, यस। देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर सिचुएटेड है, राइट, देन R इक्वल्स टू कैपिटल R, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब R क्या बन जाएगा, ये स्मॉल r जो है वो कैपिटल R बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं, राइट। देन thus the value of G on the surface of the earth is, अब उस हिसाब से G की वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी है, राइट। द यूनिट ऑफ G इन SI यूनिट्स इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है कि किसी भी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ are 6 into 10 raised to 24 kg. This is the mass of earth, and 6.4 into 10 raised to 6 meter is radius of the earth. This is mass and this is capital R, that is the radius of the earth. और फिर बताता हूं मैं आपको, हम इस कंडीशन में किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर सिचुएटेड है, इस हिसाब से हम यहां पर मेजरमेंट्स ले रहे हैं और कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट। देखो अब सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला है, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है ना, क्या है, 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11। कैपिटल G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय, आपको कैपिटल M की वैल्यू पता है, यानी कि मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल M की वैल्यू क्या है, मास ऑफ द अर्थ क्या है, 6 इंटू 10 रेस टू 24, क्या है, 6 इंटू 10 रेस टू 24, एंड अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ जो है कैपिटल R, उसकी वैल्यू भी आपको पता है, क्या है, 6.4 इंटू 10 रेस टू 6, और ब्रैकेट का क्या है इधर, स्क्वायर, ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। अब इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है,
9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या वैल्यू आती है? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको मैं ओरली बता देता हूं, जो कैलकुलेशन हमने कल के सेशन में किया था, लास्ट कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन हमें यहां भी करना है, इसलिए मुझे लगता है कि फिर से बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर उसमें डाउट है तो आप कल का सेशन देख सकते हो, मतलब ग्रेविटेशन लेक्चर 2 आप देख सकते हो। ओके, अब यहां पर जो अरेंजमेंट हो रही है वो मैं आपको ओरली बता देता हूं। यहां पर 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा 12 होगा, राइट। अब ये 12, इस 12 में से क्या हो जाएंगे? माइनस, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 12। अब ये -11 12 में से माइनस हो जाएंगे तो ऊपर कितने बचेंगे? 10। तो कुछ इस तरीके से 6.67 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 6.4 का क्या है यहाँ पर? स्क्वायर है। 6.4 का क्या है? स्क्वायर। इसको रफली अगर कैलकुलेट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 6.67 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन I will just change the color of ink, 6.67 into 10 into 6 upon 6.4 into 6.4। अब ये 6.4 एंड 6.67 को हम रफली, मैं बता रहा हूं रफली, नॉट एक्यूरेटली यू हैव टू कैलकुलेट। इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ऊपर कितना बचेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, जस्ट अ मिनट, कितना बचेगा ऊपर? 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट, अपॉन 6.4, अपॉन क्या है? 6.4। ओके, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको कितनी आएगी? दैट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसी को हम रफली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, जो न्यूमेरिकल्स हम थोड़े बहुत सॉल्व करने वाले हैं, तो रफली हम इस वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कंसीडर करते हैं इसको? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको पूरी तरीके से समझा होगा और क्लियर होगा, और इसी हिसाब से हमने क्या निकाला है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाला है। किसका वैल्यू निकाला है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाला है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, राइट। ये काफी डिटेल में मैं आपको ये सभी चीजें पढ़ा रहा हूं। ओके, देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब ये समझा होगा, आपको पता है कि ये फॉर्मूला मिल गया, इसमें सिर्फ वैल्यू डाल दी, कैलकुलेशन की है, 9.77 हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मिला। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, डन। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब हम क्या देखने वाले हैं? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी के अंदर जो वेरिएशन आता है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, उसके अंदर किस तरीके से वेरिएशन है? सबसे पहला, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस के अलोंग जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या लिखा है? ड्यू टू इट्स रोटेशन, अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर क्या है? वो बल्ज है। एंड पोल्स के ऊपर क्या है? वो फ्लैट है। इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। उसकी रेडियस इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा है। एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स। पोल्स के ऊपर उसकी रेडियस क्या है? कम है, सबसे स्मॉलेस्ट है। द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट। इस वजह से जी की वैल्यू हाइएस्ट है एट द पोल्स एंड डिक्रीजेस स्लोली विथ डिक्रीजिंग लैटिट्यूड। देखो at poles the value of G is highest। पोल्स के ऊपर G की वैल्यू क्या है? हाईएस्ट। दैट इज वो कितनी है? 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिक्रीजेस स्लोली विथ डिक्रीजिंग लैटिट्यूड। जैसे जैसे लैटिट्यूड डिक्रीज होता है वैसे वैसे उस हिसाब से स्लोली क्या होती है? जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट। एंड इट इज लोवेस्ट
वो लोवेस्ट है एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ g इज लोवेस्ट, दैट इज वो कितनी है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के अलोंग हम वैल्यू ऑफ जी की जो वेरिएशंस होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? आगे नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू लाइक देन। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी के अंदर जो वेरिएशन है, अब कैसे, चेंज विथ हाइट, कैसे चेंज विथ हाइट, हमने कैसे देखा सबसे पहले पॉइंट में, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, चेंज विद द हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग जो जी के अंदर वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है उसके बारे में देखने वाले। एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, जी का, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर, राइट। अब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो ये जो वैल्यू है, किसका वैल्यू, रेडियस का वैल्यू, ये क्या होगा, बढ़ेगा। और जो डिवाइड करने वाला जो नंबर है अगर वो बढ़ता है तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसलिए जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओके, अब यहां पे एक चार्ट दिया है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। क्या दिया है इस चार्ट में, सबसे पहले प्लेस क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना है हाइट, 0 किलोमीटर, ऑलमोस्ट हम सी लेवल पे है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सी लेवल की बात कर रहे हैं। एंड जी की वैल्यू कितनी है, 9.8, कितनी है 9.8, राइट। देन माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, लगभग 8.8 किलोमीटर, लगभग 8.5 किलोमीटर से भी थोड़ा सा ऊंचा है। तो 8.5 किलोमीटर की हाइट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो कितनी वैल्यू आती है उसकी, फिर भी 9.8, मतलब इतना कुछ खास डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देन मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, है ना, मैन मेड बलून के अंदर बैठकर मैक्सिमम जो हाइट के ऊपर इंसान गया है तो वो कितना है, 36.6 किलोमीटर, कितना है 36.6 किलोमीटर। अब इस हाइट पे अब देखो वैल्यू ऑफ जी क्या आ रही है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू ऑफ जी क्या आ रही है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, टिपिकल वेदर सैटेलाइट की जो हाइट है वो कितनी रहती है, लगभग 400 किलोमीटर। जो सैटेलाइट्स हमने भेजे है ना, इसरो ने भेजा है वेदर को स्टडी करने के लिए, नासा ने भेजा है, अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने भेजा है, तो वो सैटेलाइट्स की, वेदर सैटेलाइट्स की हाइट कितनी रहती है, लगभग 400 किलोमीटर, कितनी रहती है, लगभग 400 किलोमीटर। एंड उस 400 किलोमीटर पे जाने के बाद जी की वैल्यू, अब यहाँ पे नोटिसेबल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लगभग 1 से कम हो गई, है ना, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कितने का हाइट पर, 400 किलोमीटर के हाइट पर, राइट, कितनी है 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड द लास्ट वन, द हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट कितनी रहती है, लगभग 35,700 किलोमीटर, है ना। अब जो टेस्ला वगैरह जो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उससे इंटरनेट वगैरह हमें ट्रांसफर हो पाता है, राइट। अब उसके बाद में जो आपका टेलीविजन आप देख सकते हो, चैनल्स देख सकते हो लाइव, है ना, वो किस वजह से होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से होता है। तो उसकी हाइट काफी ज्यादा रहती है, कितनी, लगभग 35,700 किलोमीटर, कितनी, 35,700 किलोमीटर, दैट इज द ह्यूज अमाउंट, है ना। तो 35,700 किलोमीटर पे जाने के बाद फिर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.225, कितनी हो जाती है, 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है
अगर वो सैटेलाइट कौन सा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और उसकी हाइट कितनी है, 35,700 किलोमीटर। हाइट कितनी है उसकी, 35,700 किलोमीटर। अंडरस्टूड, ये बात क्लियर है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का हमने सेकेंड पॉइंट देखा है, चेंज विद द हाइट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये पॉइंट कौन सा है, चेंज विद द हाइट, चेंज विद द हाइट। अंडरस्टूड, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर योर नोट्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चेंज विथ डेप्थ है ना, क्या है, डेप्थ के अकॉर्डिंग किस तरीके से वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। कैसे, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, है ना। अर्थ के अंदर अगर हम जाते हैं, समंदर के अंदर, या फिर कोई ड्रिल करके, तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या होती है, चेंज होती है। द value of equation 5 decreases and one would think that the value of g should increases as per the formula। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब फॉर्मूला क्या है, g equals to, I will change the pen color, okay, just erase it। हाँ, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग g की वैल्यू क्या है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। ओके, अब जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, समंदर में जा रहे हैं या फिर अर्थ के सरफेस के करीब जा रहे हैं, तो आर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब डेफिनेटली अगर आर कम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जी की वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए। जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता, however the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of g to be used in the equation also decreases। देखो, जो कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो भी क्या होता है, उसके साथ साथ डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे ये जो कैपिटल एम है, जो मास है, तो अब आप डेफिनेटली अगर गहराई में जा रहे हो तो उस हिसाब से अगर मास को कैलकुलेट करें तो वो मास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम वहां से, मतलब जितने गहराई पे आप गए हो वहां से हम उसको मेजर करने वाले हैं, तो मास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ आर एंड एम, मतलब मास भी चेंज हो रहा है और उसके साथ आर रेडियस भी चेंज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात आप नोट कर लो, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। इसको आप अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो और समझ लो, बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ये थोड़ा बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी चीजें काम होती है क्या, नहीं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं हम, लेकिन उसमें कहां पे दिक्कत आ रही है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो अर्थ का रेडियस भी कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ मास भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या है, क्या लिखा है, एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस। हर प्लैनेट एंड सैटेलाइट को क्या है, डिफरेंट मास है एंड डिफरेंट रेडियस है, और उस वजह से ऑन द मून अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ, है ना। मून के ऊपर 1/6 वैल्यू है किसकी, जी की। एज रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स, मतलब जितना फोर्स हम अर्थ के ऊपर लगाएंगे उतना ही फोर्स अगर मून के ऊपर लगा के हम जंप करते हैं तो हम 6 टाइम्स हायर क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं जंप करने के बाद। मतलब जितने फोर्स से आप अर्थ के ऊपर जंप करोगे उससे जितना ऊपर जाओगे तो उससे लगभग 6 गुना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, हायर जंप कर सकते हो ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑन द अर्थ। ये बात क्लियर है, मतलब हमने तीनों चीजें अच्छे से डिस्कस कर ली है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द अर्थ, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, है ना। तीनों कंडीशंस को हमने काफी डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अंडरस्टूड, ओके। ये बात को समझे आप, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है मास एंड वेट। अब क्या है मास एंड वेट। ये थोड़ा बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, सभी बच्चों के लिए ये कंफ्यूजिंग होता ही है, राइट। लेकिन आपका सारा कंफ्यूजन हम आज क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले। क्या लिखा है यहां पर देखो, मास। क्या लिखा है, मास। अब बाकी ध्यान में नहीं लाना कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं क्या नहीं करते, ऐसा है वैसा है। अब जो मैं बता रहा हूं इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है, ये बात आप क्लियर कर लो। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, राइट। मास मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी है। कितना है, केजी। देन मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी जब बोला जाता है तो यहां पर क्या है, नो डायरेक्शन। क्या है, नो डायरेक्शन। इस क्वांटिटी को क्या है, किसी भी तरीके की डायरेक्शन नहीं है, राइट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू क्या है, हर जगह पे सेम रहती है, राइट। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। अब ये बात काफी गौर करने वाली है। मास की जो वैल्यू है वो हर प्लैनेट के ऊपर हर वक्त, चाहे आप चांद पे जाओ, चाहे मंगल पे जाओ, चाहे किसी और ग्रह पे चले जाओ, लेकिन हर वक्त उस मास की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी किसी भी प्लैनेट के ऊपर। ओके, अंडरस्टूड। यहां पर, यहां तक बात क्लियर है आपको, यस और नो? यस। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है ना, हायर द मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है देन उसका इनर्शिया भी क्या होगा, हायर। हायर इज द इनर्शिया, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, हायर। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, मास के बारे में क्लियर है क्या, यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। मास जो क्वांटिटी है वो आपको आज मैं समझा के ही मानने वाला हूं और आपको समझ भी चुकी होगी। अब बाकी दिमाग में मत लाओ, आप वेट को दिमाग में मत लाओ, वेट को हम अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्लाइड की तरफ गौर से देखो। कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ओके, mass is the amount of matter present in the object, then mass is the scalar quantity, SI unit is kg, then mass is same everywhere, in which planet, no matter on which planet you are, the mass is constant and same. According to Newton's first law, higher the mass higher is the inertia. ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, क्या है, वेट। नेक्स्ट क्या है, वेट, है ना। मैं कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, आप सिर्फ जो बता रहा हूं उसको समझिए आप, है ना। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले ये वेट की डेफिनेशन है ना, आप इसको लिख लो अलग से नोटबुक में। क्या है, क्या बताया जा रहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब कितने फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसी हिसाब से हम किसको डिफाइन करते हैं, वेट को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, वेट को डिफाइन करते हैं, राइट। अब द फोर्स F ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन यूजिंग इक्वेशन। अब जितना फोर्स है एंड उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, फोर्स कितना है, F, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, राइट। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या इक्वेशन है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब हम किसके ऊपर खड़े हैं भैया, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, तो एक्सेलरेशन की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, g लेना पड़ेगा। F इक्वल्स टू m इंटू
स्मॉल जी, क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल जी लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अब जी की वैल्यू कितनी है भैया, जी का फॉर्मूला हमें पता था, क्या है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू, जी का फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टूड, ओके। अब वेट बीइंग अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, डेफिनेटली। अब यहां पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तरीके का फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह पे जी की वैल्यू ले रहे हैं और मास ले रहे हैं। सपोज रोहन का मास है 75 केजी, कितना है, 75 केजी। अब मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 9.8 कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, वेट, उसका क्या होगा, वेट होगा, राइट। यस और नो, कैलकुलेट करके देख लो और रोहन का वेट कितना है मुझे बता दो, ओके। अब फोर्स जो है उसका यूनिट क्या रहता है, न्यूटन, है ना, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, इसलिए वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन, वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन। अब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये भी हम क्या मेजर कर रहे हैं यहां पे, नाम भले ही वेट है, नाम भले ही वेट है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके का फोर्स है, दैट इज मास इनटू स्मॉल जी, एंड इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज क्या है, न्यूटन। यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन। अंडरस्टैंड, फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन, इसलिए वेट का भी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम वेइंग मशीन में जो कैलकुलेट करते हैं उसको तो वेट बोलते हैं, लेकिन उसका यूनिट हम केजी में क्यों लेते हैं, समझाता हूं, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सब्र करिए, पहले वेट को समझ लीजिए। एंड इस वेट की डायरेक्शन किधर है बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज जी जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। एंड एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, जी की वैल्यू हर जगह सेम है क्या, नहीं, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी वैल्यू चेंज हो रही है, अर्थ के ऊपर जाते हैं तो भी वैल्यू चेंज हो रही है, और अर्थ के गहराई में जाते हैं तो भी वैल्यू क्या हो रही है, जी की चेंज हो रही है। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए ऑब्जेक्ट का वेट प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, उसके अंदर चेंज हो रही है। दो इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, क्यों, उसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है ना, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन उसका वेट क्या होगा, हर जगह पे, हर प्लैनेट पे चेंज होगा। अंडरस्टूड, यस और नो, यस। अब आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगली स्लाइड आ रही है, लेकिन उसके पहले इसको एक बार ठीक से देख लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, ओके। होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, इसको एक बार देख लो। वेट एंड मास दोनों के जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे चल के आपको पढ़ाई के वक्त किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अंडरस्टूड, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। क्या लिखा है यहां पर बताओ भला, क्या लिखा है, क्या लिखा है, मास एंड वेट। अब यहां पे कोलोकियली लिखा है, जितना अजीब वर्ड है उतना ही आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ओके। जस्ट आप एक बार वो इमेज को ध्यान से देखो, देख लिया क्या लिखा है, colloquially we use weight for both mass and weight and measure the weight in kilograms which is the unit of mass, है ना। हम क्या करते हैं, मास को मेजर करते हैं, लेकिन यूनिट क्या लेते हैं, वेट का, है ना। हम किसको मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, राइट। बट इन द साइंटिफिक लैंग्वेज व्हेन वी से दैट राजूज वेट इज 75 kg, है ना, राजीव्स वेट कितना है, 75 kg अगर है, देन हम क्या बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट राजीव्स मास, वी आर टॉकिंग अबाउट
वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, राजीव्स मास। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजीव्स मास के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वेइंग मशीन पे जो वेट हमें दिखता है वो एक्चुअल में क्या है, राजीव का मास है। क्या है, राजीव का मास, दैट इज 75 kg। और आपको पता है कि राजीव का मास आप चाहे चांद पे मेजर करो, चाहे मंगल पे मेजर करो, चाहे आप सैटर्न पे मेजर करो, आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। अंडरस्टूड, यस और नो? यस। कंफ्यूजन आपका मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो रहा होगा, राइट? What we mean is that Raju's weight is equal to the gravitational force on the 75 kg mass. अब अगर राजू का एक्चुअल में साइंटिफिकली अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो एज अ राजूज मास इज 75 kg, his weight on the earth is F इक्वल्स टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू M इंटू जी। अब 75 मल्टीप्लाइड बाय G, G कितना है 9.8, क्या आंसर आएगा बेटा 735 न्यूटन। ये क्या है एक्चुअली, एक्चुअल साइंटिफिक वेट ऑफ राजीव, है ना, एक्चुअल साइंटिफिक वेट ऑफ राजीव। ओके, द वेट ऑफ 1 kg मास इज 1 इंटू 9.8, है ना। डेफिनेटली अगर 1 kg मास है तो 1 मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 kg मास मल्टीप्लाइड बाय 9.8 क्या आएगा, 9.8 न्यूटन आएगा। और वेइंग मशीन्स टेल्स अस द मास, हमारी वेइंग मशीन हमें क्या बताती है, मास बताती है। क्या बताती है, मास। द टू स्केल balances in the shops compare two weights that is two masses, है ना। दो जो स्केल रहते हैं ना, जैसे कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा कि वो जब बैलेंस करते हैं तो दो मासेस को वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो मासेस को कंपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? मतलब एक्चुअल में वेइंग मशीन में जो आंकड़ा हमें दिखता है वो क्या है, वो एक्चुअल में आपका मास है और वो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप बोलोगे मैं चांद के ऊपर वेइंग मशीन लेके जाता हूं और वहां तो इतनी ग्रेविटी कम है तो मेरा वजन तो उतना ही बता रहा है सर, मेरे को तो वजन कम करना था और आपने बताया चांद पे चले जाओ, लेकिन चांद पे जाने के बाद भी वजन तो उतना ही बता रहा है। उतना ही क्यों बताएगा, क्योंकि वो आप मास कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मास कैलकुलेट कर रहे हो। और मास हर जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप एक्चुअली साइंटिफिकली वेट कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका वेट जो है वो चांद के ऊपर कम आएगा, राइट? अंडरस्टूड, यस और नो? ओके, यहां पे क्या लिखा है, मास 10 kg है, वेट स्केल में भी क्या दिखाएगा 10, लेकिन वेट एक्चुअली वेट कितना दिखाएगा 98 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां पर मून का सरफेस है, किसका सरफेस है, मून के सरफेस के ऊपर मास अगर 10 kg है तो वेइंग स्केल में कितना दिखाएगा आपको 1.6 kg, कितना दिखेगा 1.6, एंड वेट कितना दिखेगा आपको 16, कितना दिखेगा 16, क्योंकि वेइंग स्केल क्या करता है 9.8 को क्या कर देता है, माइनस कर देता है। 9.8 को क्या कर देता है, माइनस कर देता है। देखिए आगे, मास 10 kg है स्पेस के अंदर एंड वे स्केल्स कितना है 0 kg, राइट? और वेट कितना रहेगा आपका 0 kg साइंटिफिकली, है ना। वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, स्पेस के अंदर ग्रेविटी होती है क्या, नहीं। ओके, ये बात क्लियर है। मास वेट का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये एक न्यूमेरिकल है, राइट? ये न्यूमेरिकल हमें यही बताता है कि किस तरीके से ग्रेविटी जो है वो चेंज होती है, राइट? अब इसको भी ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसके अंदर क्या लिखा है, इसका गिवन आप देख लीजिए, राइट? देखिए, इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, है ना, वेट ऑन अर्थ कितना है, वेट ऑन अर्थ कितना है 750 न्यूटन, राइट? रेशियो ऑफ मास ऑफ द अर्थ, है ना, ME, रेशियो ऑफ द, देखो हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून। अगर उस पर्सन का मास 750 न्यूटन है तो उसका मून के ऊपर वेट कितना होगा। मून गिवन दैट द मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ द
अर्थ, मून का मास कितना है, अर्थ के मास के 1/81 टाइम है ना। देन द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, बराबर। मतलब कैसे, देखिए सपोज मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू, क्या बताया जा रहा है, 1/81, मतलब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा मास ऑफ अर्थ अपॉन 81, ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, यस और नो। हाँ, अब अगर इसको इधर भेज दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑन मून अपॉन मास ऑन अर्थ कितना मिलेगा, 1/81। इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं, है ना, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑन मून इक्वल्स टू 81, लिख सकता हूं ना ऐसा, यस और नो, यस। अब देखो आगे, रेशियो ऑफ द मास ऑफ द अर्थ टू द मास ऑफ द मून कितना है, 81, जो कि वहां पे लिखा है मैंने, मास ऑफ द अर्थ अपॉन मास ऑफ द मून कितना है, 81, ओके। अब रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ टू द रेडियस ऑफ द मून, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ टू द रेडियस ऑफ मून, सेम लॉजिक वही यहां पर लगेगा, कितना है, 3.7, कितना है, 3.7, ओके। यहां तक बात क्लियर है, इसको इरेज कर सकता हूं क्या मैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल जस्ट इरेज इट। ओके, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमें, वेट जिस पर्सन का 750 न्यूटन है अर्थ के ऊपर, उसका वेट मून के ऊपर कितना रहेगा, मून के ऊपर कितना रहेगा, राइट। अब वेट ऑन द अर्थ कितना है, 750, हम यहां पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू m इंटू जी है, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे वेट ऑन अर्थ दिया है, कितना है, 750 न्यूटन, यहाँ पर m हमें पर्सन का मास कैलकुलेट करना है, G की वैल्यू हमें पता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर मास ऑफ क्या लेना पड़ेगा, मुझे अर्थ लेना पड़ेगा, मास ऑफ दी अर्थ, यहाँ पे रेडियस ऑफ दी अर्थ, है ना, रेडियस ऑफ दी अर्थ, ओके। अब m का फॉर्मूला अगर हम इससे निकालने की कोशिश करें तो कैसे आएगा बेटा, आई विल जस्ट इरेज इट, m का फॉर्मूला अगर निकालना है तो कैसे आएगा, देखिए 750 इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन RE का स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, m को ऐसे के वैसे रखता हूं, अब ये जो है ये टर्म नीचे आ जाएगी, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 750 मल्टीप्लाइड बाय RE का स्क्वायर अपॉन G इंटू मास ऑफ अर्थ, यही आएगा बच्चों, यस और नो, यस और नो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, ओके। अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑन मून निकालना है, क्या निकालना है, वेट ऑन मून, है ना। वेट ऑन मून के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा, है ना, m इंटू जी मास ऑफ मून, है ना, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का, रेडियस ऑफ मून का क्या है, स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये कैसे किया हमने, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, अंडरस्टूड, यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। देखो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 हमें वेट ऑन मून का एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, m इंटू कैपिटल G इंटू m ऑफ मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब m जो है, m की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा, 750 इंटू RE का स्क्वायर अपॉन
कैपिटल G इंटू एम ई का एम ई, ओके, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल G इंटू मास ऑफ मून अपॉन आर का, आर एम का क्या है, स्क्वायर। कुछ इस तरीके का इक्वेशन हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। अब यहां पर ये दो जी जो है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, राइट। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 750 इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन एम ई, राइट, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑन मून अपॉन आर एम का स्क्वायर, है ना। 750 इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन आर एम का स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास दोनों चीजों की वैल्यूज मौजूद है, राइट। उसी वैल्यू को हमें इसके अंदर डालना है। सबसे पहली वैल्यू हमें मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून का रेशियो पता है, एंड मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून का भी रेशियो पता है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, 750 इंटू 3.7 का स्क्वायर, 3.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/81, मल्टीप्लाइड बाय 1/81, राइट। इस तरीके का इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। क्या आएगा इसका आंसर, 126.8 न्यूटन। मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा, 126.8 न्यूटन होगा। कितना होगा, 126.8 न्यूटन, राइट। मतलब लगभग कितना है, 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितना वेट है उसके 1/6 है, लगभग 1/6, ओके। Thus the value of G is 1/6 of the earth। इस वजह से वैल्यू ऑफ G जो है वो 1/6 ऑफ द अर्थ है। मुझे लगता है कि आज का ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद भी आप कैलकुलेशंस करके सॉल्व करके इसको देख सकते हो, राइट, और नोट्स बना सकते हो, ओके। होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज सेशन। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। PJMN चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।